नमस्कार, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो के वैज्ञानिकों की लगातार मेहनत ने भारत को विश्व में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रयान की सफलता और भारत की स्पेस इकोनॉमी और उसके विकास और आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं इसरो के, बात करने के लिए हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट जितेंद्र शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम लोगों के लिए धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे बात हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ हम लोग ऐसा करने में सफल हो रहे हैं भारत की जनता के सहयोग और भारत के गवर्नमेंट के सहयोग से, और जी इसके लिए हम सभी लोग खुश हैं और सर, पूरे अच्छा अनुभव कर रहे देशवासियों हैं। की तरफ से मैं आप सभी साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सर, चंद्रयान की सफलता के लिए। धन्यवाद, और आप सभी को भी बधाई, क्योंकि ये सफलता सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे देश की सफलता है जी और सभी देशवासियों को इस सफलता की बधाई। सर, सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के सामने आता है सर, सब जानना चाहते हैं कि इसरो की स्थापना 1969 में हो गई थी। इस साल नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखा था। ऐसे में इसरो की 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता को आप किस तरह देखते हैं और किस तरह आपकी मेहनत रंग लाई है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए आप। या जरूर। 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की, और वो ये दर्शाता है कि उस टाइम जब भारत की इकोनॉमी या भारत की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्पेस सेक्टर को कितना पोटेंशियल है उसके बारे में, इसके बारे में समझा और इसके लिए कार्य किया। उनके लिए उनको मैं पूरे स्पेस जो सेक्टर है उसके वो जनक माने जाते हैं, और वो हैं भी। जी और 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना पैर रखा उन्होंने। वह मानव इतिहास और पूरे विज्ञान जगत के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। और उस टाइम में आप देखेंगे, जब वो उतरे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अ स्मॉल स्टेप ऑफ मैन बट अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। और ये सचमुच है कि आप पूरे अर्थ पे रहते हुए जब पृथ्वी से बाहर जाके कहीं अपना पैर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहती है और वो बहुत बड़ी सफलता भी होती है। जी और जब चंद्रयान 3 भारत के लिए बना और वो देश में गया, और जिस तरह का माहौल मैंने देखा, इनफैक्ट मैं इसको भी देख रहा था कि जब अपोलो 11 मिशन के थ्रू नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे, और उस टाइम में जिस तरह का माहौल टेलीविजन पे रेडियो पे लोग सुन रहे हैं और लगातार उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसी तरह का माहौल मैंने इस बार चंद्रयान 3 के टाइम देखा। पूरा देश जुड़ा हुआ था, हर कोई उसकी सफलता चाहता था और हर कोई उसके लिए प्रेयर भी कर रहा था, और सब लोग बहुत उत्सुक थे। तो वो सफलता जब मिली तो वो एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव था। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज जब रोवर ने वहां पे अपना पैर रखा, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह ही ये बात यहाँ पे आ जा सकती है कि इट इज ए स्मॉल स्टेप ऑफ इसरो बट इट्स अ जायंट लीप फॉर स्पेस सेक्टर इन इंडिया। सर के बारे में बताना चाहूंगी कि पिछले 20 वर्षों से ये इसरो में कार्यरत हैं और इन्होंने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगलयान पर भी काम किया है। तो सर, आप इसको किस तरह देखते हैं कि एक चंद्रयान 2 जो सफल नहीं हो पाई और रूस की जो लूना है वो भी सफल नहीं हो पाई, तो ऐसे में जो चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों ने क्या क्या बदलाव किए हैं और कितना समय लगा है सर? देखिए, ये स्पेस सेक्टर का जो भी स्पेस टेक्नोलॉजीज है, इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। कोई मिशन सफल होगा कि नहीं होगा। जैसे लूना 25 जो इस सोवियत रूस। यूएसएसआर पहले था, उन्होंने लगभग सबसे पहले स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट हो या आदमी हो, उन्होंने ही किया था। लेकिन फिर भी इस सेक्टर में ऐसी अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर आपके सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में थोड़ा सा मॉल फंक्शन हुआ, कोई खराबी आई, या जो उनसे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है उससे कम हुआ, तो प्रोजेक्ट के लिए घातक हो सकता है, वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। चंद्रयान 2 के बारे में मैं ये कहूंगा कि चंद्रयान 2 एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उसमें ऑर्बिटर भी था और लैंडर भी था। ऑर्बिटर में हमने
दुनिया का बेस्ट जो ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा डाला है, जो 30 सेंटीमीटर की चांद की इमेजेस दे पाता है। स्टूडियो इमेजिंग की कैपेबिलिटी डाली गई। इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर डाला गया, जिससे कि उसमें कहा वहां पे क्या मिनरल है, रिमोट से ही ऑर्बिटर के थ्रू ही हम पता लगा पाए। साथ में चंद्रयान में लैंडर के लिए भी प्राविधान था, और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान वहां पे उतरने वाले थे। लेकिन जो मैंने कहा कि इस सेक्टर में अनसर्टेनिटी रहती है, हमारे सिस्टम के कुछ, एक तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस कुछ थे जिसकी वजह से वो सिस्टम, कुछ सिस्टम ने थोड़ा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिससे की वजह से सॉफ्टवेयर में जो थ्रेशोल्डिंग थी उसको मीट नहीं कर पाया, और बहुत करीब जाकर, मतलब कि समझिए बहुत करीब जाकर ये जी। मिशन फेल हुआ, और हमें बहुत दुख हुआ उस टाइम में। लेकिन फिर भी लेकिन वो क्योंकि सर हमारा कह सकते प्रयास हैं चंद्रयान की निरंतर। जो सफलता थी उसका पहला कदम कह सकते हैं कि वो है, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ ये चीजें और अच्छी हो सकती हैं, और तभी आप लोगों की मेहनत ने आज इंडिया को सबसे पहला देश बना दिया है। हाँ, और इसमें ये भी रहता है कि असफलता, सफलता से हम कम सीख पाते हैं। असफलता जब होती है तो आप और ज्यादा अंदर जाके देखना चाहते हैं, जी। आखिर हम किस वजह से असफल हो गए। तो फिर सिस्टम की एनालिसिस हुई, जितना भी चंद्रयान 2 का डेटा आया उसको एनालाइज किया गया, फिर उसमें से पता लगाया गया कि क्या क्या जो पैरामीटर्स थे वो नहीं अचीव हो पाए, उस पे काम किया गया, बहुत सारे सिमुलेशन करके उस सिनेरियो को क्रिएट किया गया, और इन सबको करने में फिर सिस्टम को नया डिजाइन या क्या अपग्रेड करने होंगे, उसमें करीबन 2 साल लगा, और फिर उस सिस्टम को एस्टेब्लिश करके फिर बना के उसको लॉन्च करने में करीब 2 साल लगा। तो टोटल 4 साल का पीरियड लगा, चार बट साल जो सिस्टम बना उसमें जो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस था वो मिला। मेनली चेंजेस में रिडंडेंसी हमने ज्यादा ऐड की, क्योंकि सिस्टम डेफिनेटली ऊपर जाके कुछ कुछ सिस्टम में फेलियर आ सकता है, तो अगर एक सिस्टम फेल हुआ तो दूसरा काम कर जाए। और इस बार ये एडवांटेज रहा कि हमारे पास वेट ज्यादा ले जाने की कैपेसिटी थी, क्योंकि अच्छा। पिछली बार हमारा ऑर्बिटर भी था, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं था, इस बार लैंडर और रोवर ही था। उसमें हमने पावर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज किया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए, तो कुल मिला के सारे सिस्टम को और रिगरसली ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके उसको हमने फुल प्रूफ कर लिया था कि देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर दिस टाइम, और वो हुआ भी। तो नाउ जी दिस सर, इज हिस्ट्री। बहुत बहुत अच्छा। देश के प्रधानमंत्री ने भी आपको कितनी सारी बधाइयां दी, वो सीधा वहां पहुंचे। और सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा पूरा देश सर, कि वो जो स्पेस सेक्टर को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं थे एक समय में, लेकिन अब जिस तरह लोग जागरूक हैं, वो मतलब वेट करते हैं अच्छा शाम में पहुंचेगा, इस टाइम पे पहुंचेगा। लोगों की जागरूकता और प्रेयर वो अद्भुत है सर, कि हम लोग एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों ने देखा है लोगों की आंखों में वो देश के प्रति राष्ट्र भाव और प्रेम, और वो वहां पहुंचने के बाद खुशी। तो वो तो सही सराहनीय बात है, कदम है सर आप एक्चुअली। लोगों का। हाँ, ये सही बात है। मैं अभी मेरे गांव का एक स्कूल था, सरस्वती विद्यालय है, तो उसमें मैंने वहां के प्राचार्य को फोन किया कि आप देखिएगा, तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो पहले से ही देख रहे हैं। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि मैं 101 गायत्री जाप करवाऊंगा बच्चों से। मैंने कहा कि करवाइए, इसमें तो अच्छा है, गायत्री जाप से तो और पावर मिलती है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, इतने हार्ड वर्किंग है, और इतना हमें प्रेरक, हमेशा प्रेरणा भी देते हैं और बहुत सपोर्ट मोटिवेट कर करते रहे हैं हैं। कि हाँ उनका तो मतलब उनका कंपेयर करना मुश्किल है, वो बहुत हाँ, दिव्य जब आत्मा देश है। के प्रधानमंत्री ही आपको जैसे शाबाशी देते हैं, और जैसे घर का कोई बड़ा हो तो हमें शाबाशी जी, देते, तो वो और हमें प्रोत्साहन मिलता है कुछ काम करने का और बेहतर करने का। सही बात है। तो तो सर, ये तो बिल्कुल हम लोग मतलब प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं कि वो हम लोगों पे हमेशा भरोसा रखते हैं, चाहे कभी फेलियर हुआ हो या सक्सेस मिली, हमेशा उन्होंने प्रेरणादायक मोटिवेट। सराहनीय हम लोगों के लिए दिया है। जी सर, चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। तो सर लेकिन शायद कम लोग होंगे जिनको पता है कि चंद्रयान 3 का रोवर मेड इन इंडिया है। तो इस पर क्या कहेंगे सर, जबकि प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशीकरण की बात करते हैं, और इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने मेक इन इंडिया बनाया है, इस पर कुछ बताएं सर।
इस पे यही है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज पे हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरी कंट्री आपका प्रोग्रेस उतना नहीं चाहेगी, वो बस हाँ, अपना चाहेगी। अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो हमें सिस्टम देते रहेंगे, और जैसे ही उनको लगेगा कि ये ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो कभी भी हमारा वो बंद कर जो सकते हैं सिस्टम देना। रिक्वायर्ड है वो बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें लगातार अपने यहाँ ही अपने भारत में ही सारी सिस्टम जितना भी पॉसिबल हो सकता है, या हम दुनिया को दें, ना कि हम केवल दूसरों से लें। तो इस डायरेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री का हमेशा से ये रुख रहा है कि मेक इन इंडिया पे काम करिए, लोकल को वोकल करिए। लोकल तो फॉर ये वोकल। हाँ, इसरो ने इस चीज को भी लिया है, और इसरो आगे से पहले से ही ट्राई करता रहा, क्योंकि इसरो एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ज्यादा ओरिएंटेड है। तो हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, फिर हमें चाहिए रहता है कि प्राइवेट सेक्टर उसको ले और वो बना के दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बना पाए। तो इस डायरेक्शन में हमने लगातार काम किया है। हमने हमें अपने टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करके उनको बताया है कि आप इसको बनाइए, और उनको टेक्नोलॉजी भी मिलती है और वो हमारे लिए सहयोग करते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और अभी रिफॉर्म भी आया है, तो उससे और भी प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं। और इस रोवर तो 100% मेक इन इंडिया है, तो इसके लिए हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं। और ये मेक इन इंडिया और स्वदेशी जो भारत स्वदेशी की तरफ जो तरफ बढ़ जा रहा रहा है, है। वो जी साकार होता हुआ दिखता है। जी जी, बहुत सराहनीय कदम है। और क्योंकि जब किसी पे आप निर्भर रहते हैं तो उस तरह सफलताएं नहीं मिलती है जो आज भारत को मिली है। तो अवश्य ही हम और आगे जाएं और दूसरों को सामान दे, ना कि उनसे ले। यस, यस। सर, तीसरा सवाल है कि 2003 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत द्वारा चांद पर मानव मिशन भेजने की बात कही थी। आज गगनयान कहाँ तक पहुंचा है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। नहीं, जरूर। इसमें खाली मैं एक क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि 2003 में जब वाजपेयी जी ने जो जी उन्होंने ये कहा था कि वो चंद्रयान प्रथम मिशन जाएगा, उसमें मानव को नहीं भेजने के लिए कहा था, वो ऑर्बिटर मिशन था एक्चुअली। तो वो उन्होंने कहा था 2008 में हम चंद्रयान प्रथम भेजेंगे, और वो चंद्रयान 1 के फॉर्म में हमने 2008 में भेजा। और वो एक बहुत ही सफल रहा। और उसकी सफलता इस बात से भी आप जान सकती हैं कि उसने चंद्रमा पे पानी होने की पुष्टि की, जी। जो कि एक बहुत विशेष बात थी कि चंद्रमा पे पानी है कि नहीं है, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उसकी पुष्टि चंद्रयान 1 ने कर दी थी। हम्म। उसके बाद से जो इसरो लगातार प्रोजेक्ट्स सोशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ, या क्रॉप एस्टिमेशन के लिए, या क्रॉप के प्रिडिक्शन के लिए ओशन सेट हुआ, इन सब पे काम करता रहा। और हम्म। साथ में 2018 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान की बात कही 2018 में, तो उसको इसरो ने लिया है, और हमने लगातार उस पे कार्य प्रारंभ कर दिया। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सभी सिस्टम में हाँ, थोड़ा चीजें डिले हुई डिले हैं। दिखता है, लेकिन एक बात और है कि जैसे चंद्रयान 2 फेल हो गया, बट स्टिल इट वाज अ सिस्टम सिस्टम फेल यस। हुआ। लेकिन ह्यूमन मिशन जब होता है, गगनयान है, उसको हम लोग पहली बार में ही 100% सफल होना चाहते हैं। उसमें कोई भी असफलता की हमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। तो जी। इसके लिए हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं, उसको हम बहुत ज्यादा कॉशियसली उसमें फेल होने ना की हो। कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो, या हो तो उसमें सेव किया जा सके। इसके लिए अभी रिसेंटली एक देखा होगा, अभी पैरासूट ड्रैग टेस्ट किया गया है जी एक जी हफ्ते 2 हफ्ते जी पहले ही, जी। जिससे कि जब री एंट्री होगी तो उसमें रिकवर करने के लिए, स्लो डाउन करने का जो स्पीड स्लो डाउन करने के लिए रिक्वायर होता है। और जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, वो भी ह्यूमन सेफ बनाया जा रहा है, ताकि उसमें जब क्रू मॉड्यूल रहेगा, और अभी एक नेक्स्ट मिशन में ये गगनयान के लिए ये है कि उसको क्रू मॉड्यूल को अपने रॉकेट पे रखेंगे, और उसको लगभग 15 किलोमीटर हाइट तक ले जाएंगे, और अच्छा। फिर उस मिशन को एबोर्ट करेंगे। तो उस टाइम में क्या होगा कि मान लीजिए कभी लॉन्च हुआ और ऐसा करना पड़ा, तो भी ह्यूमन सेफ हो, तो वो जो क्रू मॉड्यूल होगा उसको हम सेफली लैंड करा के उसमें से जो भी पैसेंजर होंगे उनको बचा पाएंगे, या व्योम नॉट जिनको हम लोग बोलते हैं भारत के लिए,
उनको बचाया जा सकता है। तो ये मिशन होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम 2 बार एटलीस्ट सक्सेसफुल मिशन करना चाहते हैं ऑर्बिटर, जिसमें हम रोबोट को भेजेंगे क्रू मॉड्यूल के साथ, और उसमें सारे पैरामीटर टेस्ट होंगे। और ये जब तीनों मिशन सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम गगनयान पे जाने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी ये चल रहा है ये फुल प्रूफ सिस्टम होगा और काम भारत लगातार जारी है। जरूर ही, हाँ, जल्दी ही गगनयान को देख पाएगा और हमारे व्योमनॉट्स दुनिया की सैर कर रहे होंगे और मतलब सर, हम अर्थ को। लोग भी देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे और आप के लिए सफलता के लिए भी प्रेयर करेंगे कि हाँ, आप सफल हो। सर, तो आगे के क्या क्या प्रोजेक्ट्स धन्यवाद। हैं? जैसे कि अभी आपने कुछ तो बताया, और कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के आगे के क्या लक्ष्य हैं, और अब चांद के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में विवरण दें। इनफैक्ट आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है और वो डेट अनाउंस भी हो गई है। 2 सितंबर को हाँ हम जी। आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जो सूर्य की स्टडी करने के लिए है, सन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि सन ही पृथ्वी पे जीवन का आधार है। और सन पे जो भी, सूर्य पे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका पृथ्वी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि अर्थ से हम कर सकते हैं, अर्थ से बहुत सारे सोलर ऑब्जर्वेटरी रहते हैं जिसको यहाँ से देखा जा सकता है, लेकिन वो 24/7 नहीं कर सकते। इसके लिए हम आदित्य L1 मिशन के थ्रू हम स्पेस में जा रहे हैं। एक लाग्रेंज पॉइंट है, लाग्रेंज पॉइंट L1, जहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण सन और अर्थ का इस तरह हो जाता है कि वहां पे अगर हम सैटेलाइट को हॉलो ऑर्बिट में रखें तो उसको बहुत ही कम फ्यूल पे वहां मेंटेन किया जा सकता है। तो आदित्य L1 मिशन चंद्रयान, सॉरी, सूर्य को लगातार देखेगा 24 घंटे, और उसके सतह पे जो कोरोना कोरोना का स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर्स जो जनरेट होते हैं, जिसका पृथ्वी पे वो हाई पावर पार्टिकल्स आते हैं। अर्थ इसलिए सेफ है, या अर्थ का एटमॉस्फेयर इसलिए बचा हुआ क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर से ये जनरेट हुई चीजों को हमें सेव कर देता है। या अल्ट्रावायलेट रेज हैं तो ओजोन की लेयर है, उसकी वजह से हम सेफ हैं अर्थ पे। तो ये सब चीजें सन से जनरेट हो रही हैं, उसको हम समझने के लिए आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं। उसके बाद से जैसा कि आपने देखा कि इसरो का प्रोग्रेस अच्छा रहा, लोग बहुत सारे सिस्टम बना पाए। तो अब हमारी स्थिति ये है कि नासा और ईसा जैसे बड़े स्पेस एजेंसीज भी हमारे साथ केवल सहयोग ही हमारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं। तो NISR करके एक प्रोजेक्ट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि जो ओशन में जो पानी का लेवल बढ़ रहा है उसको स्टडी करेगा, आइस कितना, आइस मास, या हैजार्ड जो आते हैं, सुनामी या साइक्लोन, उसको भी स्टडी करेगा साथ में। तो ये हम लोगों के एक दूसरे का बड़े 50-50 प्रोजेक्ट्स हैं। पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। उसके बाद से फिर अभी रिसेंटली हम स्पेस में अपना स्टेशन भी बनाने के, स्पेस स्टेशन की भी बात चल रही है कि अगर हम वहां पे स्पेस स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करें हमें चाहिए रह सकता है। तो स्पेस स्टेशन बनाने की अगर बात करें तो स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज हमें करनी होगी। तो उस पे स्पैडेक्स करके एक प्रोजेक्ट हमारा आएगा, जिसमें कि हम 2 एंटिटीज को ऊपर ज्वाइन करेंगे, जो कि स्पेस डॉकिंग बोलते हैं। क्योंकि स्पेस स्टेशन है तो यहाँ से कुछ आप सामान भेजोगे तो वहां पे वो डॉक करके वो सप्लाई करना रहता है। तो इस तरह का ये फ्यूचर मिशंस हैं, और सब्सिक्वेंटली और भी मतलब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए होंगे, लेकिन हम लोग अब फोकस्ड ज्यादातर इंटरप्लेनेटरी मिशंस पे कर रहे हैं। सर, एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि पिछले 2 दशकों में इसरो ने 34 देशों के करीब 381 उपग्रह लॉन्च किए हैं। आप भारत में स्पेस इकोनॉमी कितनी बड़ी है और आगे प्रगति की क्या संभावनाएं हैं? कुछ आलोचक जो हैं वो इस पर भी कई प्रश्न उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि भारत को चंद्रमा मंगल पर जाने की बजाय देश के अंदर
पैसे खर्च करने चाहिए और विकास का कार्य करना चाहिए। तो ये स्पेस इकोनॉमी जो है भारत के लिए कितनी लाभदायक है, इसके क्या फायदे हैं, तो इस पर आप अपनी राय दें। जैसा कि आपने खुद कहा कि 34 देशों के 381 सैटेलाइट छोड़े गए हैं 2 दशकों में, तो ये एक स्पेस सेक्टर किस तरह से ग्रो हो रहा है ये बताता है। अभी भारत का जो स्पेस सेक्टर का इकोनॉमी है करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का है, जो कि दुनिया के सभी अन्य स्पेस सेक्टर से ज्यादा गति से बढ़ रहा है। करीब 4% पर ईयर के रेट से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया में ये 2% है। तो भारत में स्पेस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी स्पेस सेक्टर रिफॉर्म आया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है कि स्पेस सेक्टर में आए। तो इससे देखेंगे आप आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य देश भी भारत में आकर स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और भारत के लोगों के लिए अच्छे और यूजफुल एप्लीकेशंस भी सामने आएंगे। इकोनॉमी जब ज्यादा ग्रोथ लोग होगा। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे कमिंग 10 ईयर में इकोनॉमी 3-4 टाइम्स तक स्पेस सेक्टर में होने की उम्मीद है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और जहां तक आलोचकों की बात है, आप देख रहे होंगे कि भारत में जो विक्रम साराभाई ने ये स्पेस सेक्टर की स्थापना की, उसके बाद से लगातार उन्होंने जो लोगों की जरूरतों के लिए था, जैसे कि संचार के लिए सैटेलाइट या मौसम विभाग, आपको जहां तक याद होगा पहले साइक्लोन आते थे तो बहुत ज्यादा जाने जाती थी, क्योंकि उसका प्रिडिक्शन नहीं रहता था, पहले हम चेतावनी नहीं दे पाते थे और काफी जान माल की नुकसान होती। अभी लास्ट कुछ सालों से जो भी साइक्लोन आता है उसके पहले बहुत सारी तैयारियां कर ली जाती हैं, और न के बराबर या सिंगल लाइफ भी नहीं जा रही है। तो ये आ, देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम स्पेस सेक्टर की टेक्नोलॉजीज में काम नहीं कर रहे होते तो आज की डेट में ये सब टेक्नोलॉजीज हमें बाहर से खरीदनी पड़ती। तो जो इन्वेस्टमेंट इसरो को किया जा रहा है उससे 100 गुने से भी ज्यादा पैसा देके ये खरीदना पड़ता, तो कहीं तो पैसा देना ही पड़ता आपको। तो उससे अच्छा तो जो आप कहा गया कि कदम से कदम स्वावलंबी मिलाकर बनिए, दुनिया के साथ तो आत्मनिर्भर, नहीं चल सकते। दुनिया के साथ भी नहीं चल सकते और आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकते। आज हम इस स्थिति में है कि दूसरे देशों को सहयोग कर रहे हैं कि आपके यहाँ भी अगर कोई ऐसी घटना होने वाली है तो उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि दुनिया के जो भी आज विकसित देश हैं उनका विकास इसलिए हुआ कि उन्होंने टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया। अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, वो आगे इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजीज में। तो हम टेक्नोलॉजीज को पीछे नहीं रख सकते, हमें लगातार टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना चाहिए। इसरो की जो टेक्नोलॉजीज विकसित करता है उसका उपयोग मानव विकास के लिए भी हो रहा है, डिफेंस के लिए भी हो रहा है। और अगर इन सब चीजों का नहीं रहेगा तो जो पैसा जाएगा वो अभी जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा जाएगा। तो इसलिए ये उनके लिए समझना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट गंवा नहीं रहा है बल्कि और रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। और जो बाहर के देश हैं अपने सैटेलाइट भी हमें लॉन्च करने के लिए देते हैं, उससे भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमारा रॉकेट उनके लिए काम में आता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। हमें इस पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत। बहुत अच्छा लगा सर, आपने कीमती समय दिया हम लोगों को, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए। चाहूंगा कि आप लोग भी स्पेस सेक्टर से जुड़े और भारत के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजीज में सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद।